तो आप विश्वास मानिए इस पूरी कविता को याद करके मैं हिंदुस्तान का नक्शा बना लेता था। ये बोल सकता हूँ कि जो हमारे 8th 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं उन्हें भी ये कविता पढ़नी चाहिए नक्शा बनाने के लिए। मुझे पहचानते थे, उन्होंने एक कविता पढ़वा दी, वंस मोर हो गई, दूसरी कविता पढ़ दी, फिर वंस मोर हो गई, तीसरी कविता पढ़ी, फिर वंस मोर हुई, फिर वंस मोर हुई। तो मैंने कहा भैया मेरे पास तो इतनी ही है। फर्स्ट टाइम मंच पे पढ़ने गए तो आप थोड़े से डरे हो या फिर वैसा कुछ लोगों में होता है युवा में आजकल के जो थोड़ा सा मतलब उनमें डर रहता है, भय रहता है माइक के नाम से बहुत ज्यादा। युवा आज माइक पर जाते हैं और उनके अगर कंपन होता है शरीर में या फिर पढ़ने से डरते हैं, थोड़ा सा घबराते हैं। वैसे बहुत अच्छे साहित्यकार, कभी बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन मगर ये चीज तो उनके लिए क्या आपकी तरफ से प्रेरणा है? या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा मैं, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा। सुबह उठा तो मेरी जुबान पर एक गीत था, वो गीत है, उसने मुझे बहुत पहचान भी दिखा है। जो मुझे जानता है वो शायद उनमें 50% लोग ऐसे होंगे जो इस कविता की वजह से मुझे जानते हैं। सब लोग जानते हैं कि आपने कुमार विश्वास जी के साथ, अनामिका जैन अंबर जी के साथ और उस हरिओम पवार जी के साथ कई बार मंचों पर आप रहे हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ कि जब पहली बार आपके साथ में इनमें से कोई भी थे, तब सर आपका एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा? अगर आप कविता लिखते वक्त नहीं आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो कवि सम्मेलन लिया है और परसों एग्जाम था, तो घर पे तो बिल्कुल माँ भवानी जाग नहीं थी। आप पढ़ रहे होते हैं तब एक नंबर आपको बहुत अहम भूमिका निभाता है। कौन सा ऐसा नंबर है, किस नंबर पे मतलब आपको लगता है कि वो बेस्ट नंबर है, वहां पे पढ़ना सबसे अच्छा होता है? कविता शायद पहली बार जो वीडियो आ रहा है वो आप ही के चैनल से आ रहा है। ये कविता राष्ट्र मिलकर लहू में बहे उम्र भर, मातृभूमि की जय हम कहें उम्र भर। उम्र छोटी मिले या कि लंबी मिले, पर तिरंगा सिरों पर रहे उम्र भर। नमस्कार साथियों, मैं आयुष आकाशी। आज हम आप सभी को मिलवाने जा रहे हैं लखनऊ के एक ऐसे कवि जो कि लगभग हिंदुस्तान के सभी राज्यों, सभी महानगरों में अपनी कविताओं में राष्ट्रवाद को गाने वाले, सनातनी गौरव की अलग जगाने वाले, 1000 से अधिक मंचों पर प्रस्तुति पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के राज्यपालों से सम्मानित, 15 से अधिक राष्ट्रीय समाचार चैनल से सीधा प्रसारण, प्रमुख 5 हिंदी समाचार पत्रों के कवि सम्मेलनीय श्रृंखलाओं का पिछले 4 साल से नियमित हिस्सा रह रहे ओज कवि प्रख्यात मिश्रा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे सफर अल्फाज मंच को बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला क्वेश्चन सर हम करते हैं, हम लोग सीधा बात करेंगे आपकी कैसे मंचों की सारी चीज़ें। हम सबसे पहले स्टार्टिंग में जाते हैं। सर आपके अंदर मतलब जब आप बचपन में थी तब कविता आपके अंदर जागी कैसे? कविता ऐसी जागी कि कविता मुझे संस्कारों में मिली है, क्योंकि मेरे नाना जी पंडित छैल बिहारी वाजपेयी बाण जी कवि थे और उन्होंने वीर रस को मंचों पर सबसे पहले गाना शुरू किया। उनसे पहले के जो कवि होते थे वो तहत में कविताएं पढ़ा करते थे, पर उनसे कविताएं गा करके पढ़ी जाने लगी। तो कहीं ना कहीं जो वो प्रभाव था वो मेरे अंदर भी आया। बचपन मेरा मेरे ननिहाल में ही बीता, नाना जी के साथ ही बीता। तो जैसे किसी को गानों का शौक़ रहता है, किसी को फिल्मों का, तो हम लोगों को बचपन से ही कविताओं का शौक़ रहता था। पहले सुनते रहे, फिर लिखना सीख गए, अब सुनाने भी लगे दूसरे को। सर तो मतलब मैं क्या ये मान सकता हूँ कि मतलब परिवार से ही पुरानी परंपरा के तहत मतलब चीजें चलती आ रही हैं? ऐसा कौन है सर जिनसे आपने सबसे ज्यादा इंस्पायरेशन, सबसे ज्यादा उनसे सीखा आपने? जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बचपन मेरे नाना जी के साथ बीता, तो उनकी लगभग सभी कविताएं मुझे मुँह जबानी याद रहती थी। तो एक उनकी कविता रहती थी, उत्तर में पर्वतपति दक्षिण में सागर सम्राट है, वही हमारा देश की जिसका सबसे बड़ा ललाट है। तो आप विश्वास मानिए इस पूरी कविता को याद करके मैं हिंदुस्तान का नक्शा बना लेता था। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रभाव है, उन कविताओं का प्रभाव है, उस संप्रेषण का प्रभाव था, उन शब्दों का प्रभाव था, वो मेरे ऊपर सीधा पड़ रहा था। तो निश्चित रूप से जो प्रथम पसंद के रूप में कवि रहे तो वो नाना जी रहे। ये बड़ी अच्छी बात है सर। जैसा आपने बताया कि आप उस कविता को पढ़कर, उस कविता को सोचकर पूरा भारत का नक्शा बना लेते थे। काफ़ी बार स्कूल वगैरह में ये भी, आपकी स्कूलिंग टाइम में ये भी रहा होगा कि मतलब अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन में नक्शा बनाने को आया तो आपने कविता। जी बिल्कुल। मैं जो इतिहास के जब इतिहास वगैरह पढ़ता था, तो जैसे कर्नाटक युद्ध है या मैसूर युद्ध है, तो मैं इसको याद करता था। हिस्ट्री क्या है, याद करने में बड़ा समय लगता है, बड़ी कठिन होती है।
तो मैं उस पूरे का सारांश निकाल करके उन्हें 4-4 पंक्तियों में लिख लिया करता था। तो वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी कविता चली जाती थी मेरे। तो निश्चित रूप से वो जो कविता के संस्कार हैं वो बिल्कुल एक आनुवांशिक रूप से थे और बिल्कुल ब्लड में प्रवाहित होते रहते थे। तो सर क्या मैं मतलब ये बोल सकता हूँ कि जो हमारे 8th 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं उन्हें भी ये कविता पढ़नी चाहिए नक्शा बनाने के लिए? हाँ बिल्कुल। मेरा ये मैंने आगे ऐसा सोचा है कि बहुत सारे लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जी। तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोगों को जियोग्राफी भी पढ़नी पड़ती है, हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है। तो मैं आगे चल करके ऐसा कुछ मैंने काम किया भी है, पर मैं आगे चल करके इसे और बड़ा करूँगा। तो मैं लगभग हर जो सब्जेक्ट है या जो उसके जो मुख्य विषय हैं उन्हें लयबद्ध कर दूंगा। लयबद्ध चीजें याद करना आसान होता है। हाँ, ये तो इससे क्या है कि इससे पढ़ने वाले या कंपटीशन की तैयारी करने वालों की बहुत अच्छी मदद हो जाएगी। बड़ा अच्छा विचार है आपका और हमारे जैसे लोगों के लिए, हमारे सभी युवाओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, सबके लिए बड़ी गर्व की बात होगी। इससे क्या रहता है, हमारे जैसे गाने हमें पहले याद हो जाते हैं बतौर बाकी चीजों के। जो लयबद्ध चीजें हैं वो आपको जल्दी याद होंगी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, मुझे लगता है कक्षा 6 में पढ़ी जाती थी इस कविता को। तो आप कक्षा 6 में आपने जो भूगोल पढ़ा था, आपने जो केमिस्ट्री पढ़ी थी, बायोलॉजी पढ़ी थी, वो आपको याद नहीं होगी, पर ये कविता आपको याद है। जी। वो दिमाग में जल्दी बैठती है और लंबे समय के लिए बैठती है, क्योंकि दिमाग उसके साथ में उसे अंदर एक इमेजिन भी कर रहा होता है कि कहाँ क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो वो चीजें जल्दी याद हो जाती है। सर ये बड़ा अच्छा विचार है, युवाओं की इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। पहली बार आपने मंच पे पढ़ते हुए किसे देखा था, आपको कुछ याद है इस बारे में? मैंने पहली बार मंच पर भी पढ़ते हुए अपने नाना जी को ही देखा था, क्योंकि देखिए मैं बहुत छोटा था। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कविता की मेरे अंदर समझ थी, पर उतनी तो नहीं थी ना जो आप किसी के प्रभाव में आए या आप किसी के प्रशंसक बन जाए। मेरा तो ये था कि नाना मंच पर गए हैं तो निश्चित रूप से नाना को तो सुनना ही है क्योंकि वो तो नाना थे। तो इससे एक खास क्वेश्चन और भी एक जन्म लेता है आपके लिए कि जैसे अपने नाना जी को या फिर अपनी माता जी को सुनने जाते थे पहले बचपन में, और उनके नाती एक वैसे जाते थे जब आप मंच पे बैठते थे बतौर श्रोता, आप सामने बैठ के उनको सुना करते? नहीं, मैं श्रोता बन करके सामने बैठ करके सुना करता था, क्योंकि कविता के जो संस्कार थे वो बहुत, मेरे नाना जी उनको बहुत मानते थे, बड़ी कट्टर तरीके से। जब मैं बहुत छोटा था, जब आप समझिए कि गोद में लेने वाला, तब तो मंच पे ले जाया जाता था। तब तो बच्चा है, मेले में खो सकता है, तो तब तक तो मंच पे रहे। पर जब से थोड़ा सा बड़े हुए और फिर सुनने जाते थे, तो हमारे पूरे परिवार को नीचे बैठ करके ही कविता सुननी पड़ती थी। उस वक्त पर कुर्सियां नहीं चलती थी, दरी चलती थी। दरी पर बैठ करके ठंडक में हम लोग कविताएं सुना करते थे। सुबह 5 या 6 बजे तक कवि सम्मेलन चलते थे, हम उस समय तक कवि सम्मेलनों को सुना करते थे। सर कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि मतलब क्या है ये यार, मुझे कुछ और भी करना है, मतलब ऐसा कविताओं में ही आपको आना, अभी थोड़ा सा अलग मन करा कि कविताओं नहीं कुछ और करते हैं? देखिए, आपका जो बचपन है, जो आपके 12-13 वर्ष की आयु है, वो वैज्ञानिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। विज्ञान भी इस चीज को मानता है कि 12-13 वर्षों में आप जितना कुछ सीखते हैं वो पूरे जीवन आपके चलता है और वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आजकल तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, आप उसे फोन दे देते हैं और वो तरह तरह के गाने जो है वो डीजे इन सब में होता है। पर हमारे यहाँ पर ये था कि जब हम छोटे थे तो ऐसी कोई रात नहीं होती थी जिस दिन हम महाराणा प्रताप की कहानी ना सुनाई जाती हो। संयुक्त परिवार था जिस दिन रानी लक्ष्मीबाई की कहानी ना सुनाई जाती हो, जिस दिन तात्या टोपे के विषय में ना बताया जाता हो, तो और वो कविताएं भी सुनाई जाती थी। तो निश्चित रूप से वो जो 12-13 वर्ष की आपकी आयु है, उस वक्त जो आपको संस्कार मिले वो कविताओं के मिले, वो राष्ट्रवाद के मिले, वो उन नायकों के मिले जो वास्तव में देश के नायक हैं। तथाकथित नायकों के संस्कार नहीं मिले तो मन में भटकाव जैसा तो कुछ था ही नहीं। अगर मैं कवि नहीं भी बनता तो भी मैं साहित्यकार जरूर बनता, और अगर साहित्यकार नहीं बनता तो शायद मैं इतिहास या किसी विषय में जाकर के उसका समालोचक बनता, या मतलब मैं कार्य तो ये लेखन और पठन का ही करता, ये बात तय थी। बड़ी अच्छी बात है सर। ऐसा तो मतलब फैमिली की तरफ से नहीं हुआ कि आपको जो है प्रेशर डाला गया हो एक तरीके के, नहीं आपको कभी नहीं बनना है? नहीं, मेरी माताजी ने तो पूरा प्रयास किया कि मैं कभी न बनूं। माताजी क्या बनाना चाहती थी फिर आपको? सरकारी नौकरी या कैरियर के। देखिए था क्या कि जब मैंने पहला कवि सम्मेलन पढ़ा, तो जब बहुत पहले पढ़ा, वो तो बचपन में पढ़ा, तब तो बहुत छोटा था मैं। फिर जब मैंने दोबारा से कवि सम्मेलन की, जब एक नियमित रूप से आवागमन मेरा शुरू हुआ कवि सम्मेलन की दुनिया में, ये सफर प्रारंभ हुआ, तो मैं फर्स्ट ईयर, मतलब इंटर में भी नहीं था, फर्स्ट ईयर पास आउट करके ही मंचों पर आ गया था। चौक में एक कवि सम्मेलन हो रहा था, वहां मैं आमंत्रित कवि के रूप में नहीं था,
पर मेरे एक सर थे, मुझे पहचानते थे, उन्होंने एक कविता पढ़वा दी, वंस मोर हो गई, दूसरी कविता पढ़ दी, फिर वंस मोर हो गई, तीसरी कविता पढ़ी, फिर वंस मोर हुई, फिर वंस मोर हुई। तो मैंने कहा भैया मेरे पास तो इतनी ही है। तो उस टाइम तक याद भी नहीं थी ज्यादा कविताएं। तो वहां से सफर शुरू हुआ। पर अब एक हाई स्कूल फर्स्ट ईयर का लड़का और एकदम से कवि सम्मेलन में अपना करियर छोड़ दे रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे रहा है, तो घर वालों को डर रहता है। तो मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल मेरी माताजी ने की। मेरे पास जो पहला अखिल भारतीय कार्यक्रम आया वो चेंबूर फाइन आर्ट्स मुंबई का आया। तो मुंबई से मेरे पास फोन आया, तो उन्होंने कहा कि आपको मुंबई आना है। उन्होंने तो लखनऊ के बाहर नहीं निकला हूँ आज तक, मुंबई कैसे आऊंगा। तो जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि नहीं आपको मुंबई आना है। राजमणि पाल जी आयोजक थे उस कार्यक्रम के। तो उन्होंने कहा कि आप क्या पैसे लेंगे। अब पैसे भी मिल रहे हैं तो ये अलग ही बात थी। तो मैंने उन्हें बताया नहीं, मैंने कहा कि आप बड़े हैं, आप जो आशीर्वाद स्वरूप दे देंगे वो मैं ले लूंगा। तो मैंने एक इंटर का बच्चा क्या कल्पना करेगा 4,000 5,000 की, उसके लिए बहुत होता है। तो जब मैं मुंबई फाइन आर्ट्स पहुंचा, कार्यक्रम हुआ और वो यूट्यूब पर पड़ा है, बहुत शानदार कार्यक्रम था। देश की जो ए क्लास की टीम है, जो अव्वल दर्जे की टीम है, उसमें कवि सम्मेलन था, उसमें भी वंस मोर हुई और उन्होंने मुझे लगभग 25,000 का मान दे दिया। तो ये मानिए कि 25,000 रुपए तो उस वक्त में जो 25 लाख के बराबर के थे, तो बड़ी खुशी खुशी कह रहा है। फिर मम्मी भी समझ गई कि अब ये रुकेगा नहीं, अब इसे करने दो। बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सर। ये जरा मैं जानना चाहता हूँ कि कभी ऐसा हुआ कि मतलब जब आप फर्स्ट टाइम मंच पे पढ़ने गए तो अब आप थोड़े से डरे हो, या फिर वैसा कुछ लोगों में होता है, युवा में आजकल के जो थोड़ा सा मतलब उनमें डर रहता है, भय रहता है, माइक के नाम से बहुत ज्यादा भय है। देखिए आजकल क्या है ना कि आपका जो समाज है वो मोबाइल पर शिफ्ट हो चुका है, और पर ऐसा हम लोगों के साथ नहीं था। हम लोग सामाजिक लोग थे, परिवार में आना जाना रहता था, शाखाएं लगती थी, उसमें तमाम लोग आते थे। तो लोगों को फेस करना, लोगों के सामने बैठना, लोगों के बीच में अपनी बात रखना, ये सब हम लोगों को पहले से आता था। तो माइक का डर तो कभी भी नहीं था। हाँ, एक उत्साह जरूर रहता था। जितनी ज्यादा भीड़ होती थी उतना मन में उत्साह होता था कि आज तो मजा आ जाएगा। अभी कल तो 500 लोग ताली बजाने वाले थे, आज 5,000 है, अरे मजा आ जाएगा, कमाल हो जाएगा। ये उत्साह जरूर दुगना तिगुना होता चला जाता था। तो ऐसा कोई डर नहीं। तो सर अगर मतलब आपकी तरफ से ऐसा क्या रहेगा कि जो युवा आज माइक पर जाते हैं और उनके अगर कंपन होता है शरीर में, या फिर पढ़ने से डरते हैं, थोड़ा सा घबराते हैं, वैसे बहुत अच्छे साहित्यकार, कभी बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन मगर ये चीज तो उनके लिए क्या आपकी तरफ से प्रेरणा देगी? देखिए इसका अगर जो इसका वैज्ञानिक पक्ष है वो ये है, तो उन्हें शीशे के सामने खड़े होकर के नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए अपनी कविताओं का। दूसरी बात है वो कोशिश ये करें कि उन्हीं कविताओं का प्रयोग करें जो उन्हें याद है। फोन में या डायरी में देख करके जो वो कविताएं पढ़ें, उनको उनसे बच करके जो याद है उनको पढ़ें। इसके अलावा देखिए उन्हें अपने अंदर एक इच्छा शक्ति दृढ़ करनी पड़ेगी, मजबूत करनी पड़ेगी। उन्हें ये बात सोचनी पड़ेगी कि जो लोग सामने बैठे हैं वो सामने क्यों बैठे हैं और मैं इस मंच पर क्यों हूँ, इस माइक पर क्यों हूँ। मेरे अंदर कुछ तो विशेष है। वो जो विशेष है ना, उस विशेष को जैसे ही वो पहचान लेंगे, उनके अंदर का सारा डर, सारी झिझक सब खत्म हो जाए। बहुत खुल करके पढ़ेंगे। बड़ा अच्छा विचार है सर। इसके लिए भी मतलब युवाओं को ये चीज जरूर कॉपी करनी चाहिए। अगर आप गए हो पढ़ने के लिए और वो आपको जो वहां पे पढ़नी थी और वो भूल गए हो आप नहीं, ये तो निश्चित रूप से देखिए होता क्या है कि हम लोग बहुत कुछ सोच के जाते हैं, ये पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, वैसा पढ़ेंगे, पर ये तय नहीं होता कि आप कहाँ पे पढ़ेंगे। आप पहले नंबर पे आएंगे कि दूसरे नंबर पे आएंगे कि तीसरे नंबर पे आएंगे कि 8वें नंबर पे जाएंगे कि 9वें नंबर पे जाएंगे। मैं थोड़ा सा, मेरी कविताओं की धार ज़्यादा रहती थी। तो समाजवादी पार्टी की उस टाइम पर सरकार हुआ करती थी और आजम खान जी मुख्य अतिथि थे। सहारनपुर मेले का कवि सम्मेलन था। तो सहारनपुर मेले के कवि सम्मेलन में मैं सबसे जूनियर कवि के रूप में गया था। तो मेरी ओपनिंग बनती थी, मुझे पहले नंबर पे पढ़ना था, तो मैं कुछ अलग ही सोच करके गया था। मगर वो सामने बैठे हुए थे, आयोजकों को डर था कि ये तो रुकेगा नहीं, ये तो पढ़ेगा जो ये पढ़ता है। तो वो रोके रहे। 1 कवि गया, 2 कवि गया, 5 कवि गए, 8 कवि गए। लास्ट कवि के रूप में सुरेंद्र शर्मा जी ने पढ़ा। सुरेंद्र शर्मा जी को सुन करके वो चले गए और उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा जी के बाद में मुझे पढ़वाया गया। तो 30-40 लोग, जो लोग मुझे सुनना चाहते थे, वो लोग रुके और मैंने किया। तो ये भूलने वाला है, तो पर हम लोगों का इतना प्रवाह होता है, इतना अनुभव हो चुका है। अगर हम कविता भूले भी हैं तो ये बात सिर्फ हम जान पाएंगे कि हम भूले, और कोई नहीं जान पाएगा। दूसरा, हम कई प्लान बना के रखते हैं ABC, तो अगर ये कहाँ पर लगाना, ये कहाँ पर लगाना, ये सब मंच की जो त्वरित स्थितियां होती हैं वो डिसाइड करती हैं। बड़ी अच्छी बात। आपका फेवरेट कौन सा ऐसा टॉपिक रहता है जिसपे आपको सबसे ज्यादा लिखना पसंद है?
हाँ, मेरा जो सबसे पसंदीदा टॉपिक है वो 2 हैं। एक तो पहले जो मेरे विषय रहे हैं, जो मैं जब मंचों पर काव्य पाठ करता हूँ तो 40% में तो राम है। हाँ, मैं रामायण से और श्री रामचंद्र जी से, उनके चरित्र से, एक ईश्वर के रूप में, एक भगवान के रूप में, एक राजा के रूप में, एक सन्यासी के रूप में मैं बहुत प्रभावित रहा। तो कहीं ना कहीं मेरी कविताओं में उनकी वो झलक जरूर आ जाती है। दूसरा, मैं प्रभावित रहा इस देश के उन बेटों से, उन सैनिकों से। मतलब मुझे आश्चर्य लगता है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे इजराइल हो, आप देख रहे हो इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा है, और इजराइल के पास इतनी भारी शक्ति होने के बाद में, इतने संसाधन होने के बाद भी उनकी सेनाएं कमजोर पड़ती है। कहीं ना कहीं जब मैदानी लड़ाई होती है तो जिस स्तर की होनी चाहिए, जिस स्तर की शक्ति है, उसके हिसाब से सेनाएं कमजोर पड़ती है। आप कल्पना करिए कि 1 दशक पहले तक भारतीय सिपाहियों के पास में SLR राइफलें तक नहीं थी। उसके बाद भी वो उस आतंकवाद, जो आतंकवाद मिडिल ईस्ट में इतना हावी हुआ, उसे भारत में हावी नहीं होने दिया। तो निश्चित रूप से दूसरे रूप में मैं उन बेटों से बहुत प्रभावित रहा। तो मेरी कविताओं के बाकी के विषय में वो बेटे जरूर रहते हैं, उनका बलिदान, उनका त्याग। मैं चाहता हूँ कि उनका जो चरित्र है, उनका जो बलिदान है, उनका जो त्याग है, उसे देश भी महसूस करे। मैं कई बार मंचों पर देखता हूँ तो जो हमारे आयोजक होते हैं वो आकर के कहते हैं कि थोड़ा हंसी मजाक तक ही कवि सम्मेलन को सीमित रखिएगा, ये रस थोड़ा सा कम करिएगा। पर मैं सोचता हूँ कि अगर वो बेटे ना होते तो ये हंसी कहाँ होती और ये मजाक कहाँ होता। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि उनका जो चरित्र है वो देश के सामने तक जरूर पहुंचे। कोई ऐसी आपकी कविता जिसमें जो है 2 लाइनें राम जी की हो और 2 लाइनें उन देश के उन बेटों के लिए? हाँ, कोई ऐसी? जी बिल्कुल। एक तो अब कविता है बड़ी पसंदीदा रही लोगों की। जब मैं मंचों पर आया तो कवि वीर रस के कवियों पर बड़ी तीखी टिप्पणी की जाती थी कि ये इस्लामाबाद में झंडा गाड़ देंगे, और ऐसा हुआ नहीं, व्यवहारिक रूप में नहीं हुआ है। पर ये भी बात हकीकत है कि भारत के बेटे लगभग 100 किलोमीटर अंदर तक गए, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति के आगे विवश होना पड़ा, वापस आना पड़ा। तो पहला तो तर्क ये है कि ये असंभव नहीं है। कल तक जो लोग मजाक उड़ाते थे कि यहाँ तिरंगा वहाँ तिरंगा, इस्लामाबाद तो 500, 600, 1500 किलोमीटर है, हमने तो चांद पे तिरंगा लगाया। तो ये तो बात की बात है। मगर मैंने कहा ठीक है, व्यवहारिक रूप में भी इसको थोड़ा सा बदलना चाहिए वीरस के कवियों पे। तो मैंने एक कविता लिखी। तो मैंने कल्पना की कि भारत के ही बेटे इतने शक्तिशाली क्यों हैं। इकलौता देश जहाँ जब बेटा लड़ने जाता होगा तब उसकी माँ कहती होगी कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृवेक, कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृवेक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृवेक, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा, बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं। और कोई भी हुआ इस देश को, मैं हूं, आप हो, कोई भी क्या उत्तर देगा, ऐसी माँ को पढ़ने की कोशिश है कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, लाडला ना पुरखों की नाक को कटाएगा, या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा सीमा पार। वाह वाह वाह। जो दूसरा व्यवहारिक पक्ष है उसमें या तो लगा करके मैंने इस धारणा को बदला। अब राम पर रहा तो राम पर भी मैं 4 लाइनें पढ़ता हूँ, जहां तक जो मैंने श्री रामचंद्र जी को समझा है। जी स्वागत है। कि वनवासी जनवासी कुटियों की डेहरी पे, लोग कहते हैं समाजवाद, लोग कहते हैं कि कार्ल मार्क्स को पढ़ो, लेनिन को पढ़ो। अरे आपके पास रामचरितमानस है, ऐसा कोई वाद विवाद है नहीं जिसके झलक रामचरितमानस में ना हो। कि जनवासी वनवासी कुटियों की डेहरी पे, जनवासी वनवासी कुटियों की डेहरी पे, राजमहलों को पहुंचाया मेरे राम ने, राजमहलों को पहुंचाया मेरे राम ने, अंगद के पांव को जमाया मेरे राम ने, तो अंगद के पांव को जमाया मेरे राम ने, अंगद के पांव को जमाया मेरे राम ने, तो अंगद के पांव को जमाया मेरे राम ने, तो रावण के छत्र को हिलाया मेरे राम ने, रावण के छत्र को हिलाया मेरे राम ने,
ने, बालियों के बल को गिराया मेरे राम ने तो, बालियों के बल को गिराया मेरे राम ने तो, गोद में जटायु को उठाया मेरे राम ने, गोद में जटायु को उठाया मेरे राम ने, सागरों की हट को हराया मेरे राम ने तो, सागरों की हट को हराया मेरे राम ने तो, केवट की हट को जिताया मेरे राम ने, केवट की हट को जिताया मेरे राम। वाह सर, बहुत ही उम्दा है सर। कभी ऐसा कुछ रहा है कि मतलब आपने जिनके लिए कविता लिखी है, जैसे कि राम जी के लिए तो मतलब हमेशा रहते हैं, हमारे सामने रहते हैं हर जगह, हर कण में, हर पल में, कभी ऐसा रहा है कि सर मतलब आपको सैनिकों के बीच में, वो वीर जो जवान हैं उनके बीच में आपको कविता पढ़ने का मौका रहा हो? हाँ बिल्कुल, ऐसा एक टीवी शो हुआ था चैनल पे, नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, उसमें सेना के ही जवान थे और यही कविताएं हम लोगों ने पढ़ी थी। और तब से लगभग बीएसएफ की बटालियन थी, तो उसके लगभग 30 या 40 आज भी लोग हैं जो लगातार जिनसे मेरी बात होती रहती है। उनके पास फ़ोन वगैरह नहीं रहते हैं, पर जैसे ही वो छुट्टियों पर आते हैं तो फ़ोन रहता है। उसमें लगभग 15 लोग मेरे घर भी आ चुके हैं, यहीं पर बैठ करके हम लोगों ने साथ में। तो कई बार ऐसा हुआ कि आर्मी के लोगों के मध्य में कविताएं पढ़ी। एक बहुत गोंडा में कवि सम्मेलन था, तो उस वक्त एयर स्ट्राइक हुई थी, तो एयर स्ट्राइक पर मैंने कविता पढ़ी। तो उस कविता के बाद में एक लोग मिले आकर के मुझसे, तो आगे तो कुछ बताना बेकार है, मगर वो उसमें शामिल थे, तो फिर उनसे भी मेरी बातचीत हुई। हालांकि सुरक्षा कारणों से नंबर तो नहीं उन्होंने दिया, पर मुझे उस दिन वाकई में लगा कि आज जो है मेरा कविता लिखना सफल हो रहा है, सार्थक हो रहा है। सर वहाँ का क्या माहौल रहा था जब आपने उन सारे देश के जवानों के सामने वो कविता पढ़ी? क्या माहौल था वहाँ का, मैं जान सकता हूँ क्या? मैंने एक गीत पढ़ा था, अभी नहीं, तो निश्चित रूप से मेरी भी आंखों में आंसू थे और उनकी भी आंखों में आंसू थे। 4 लाइनें सुनाएंगे क्या हमारे दर्शकों को? हाँ, गीत की पृष्ठभूमि ये थी कि इस देश में पुलवामा हमला होता है, एयर स्ट्राइक होती है, मगर देश की राजनीति कहाँ है? कई बार हम किसी पार्टी का विरोध करते करते ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारा विरोध का स्तर कहाँ पर जा चुका है। इस देश में बहुत सारे राजनेता ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि हमें साक्ष्य दिए जाएं, सबूत दिए जाएं, तो वो सबूत कैसे मिल सकते होंगे? पुलवामा से 42 बेटों के शव आए और देश की राजनीति की ये स्थिति रही होगी। तो मैंने कल्पना की कि एक शहीद का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। कल्पना तो नहीं है, ये तो कहना झूठ होगा। मैंने टीवी चैनल पर देखा कि पार्थिव शरीर रखा हुआ था और लोग उनकी माँ अपने बेटे के पार्थिव शरीर के पास किसी को आने नहीं दे रही थी। वो अभी नहीं बार बार कह रही थी। मैं रात में सोया तो सुबह तक ये अभी नहीं शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। जब मैं सुबह उठा तो मेरी जुबान पर एक गीत था। वो गीत है, उसने मुझे बहुत पहचान भी दिखा। जो मुझे जानता है वो शायद उनमें 50% लोग ऐसे होंगे जो इस कविता की वजह से मुझे जानते होंगे। वो माँ क्या कहना चाहती है हमसे, आपसे, इस देश से? अभी नहीं, रुको जरा कि राह देखती रही ये शाम भी ढली नहीं, कि राह देखती रही ये शाम भी ढली नहीं, थी इंतजार में धरी दियालियां जली नहीं, कि थक गई जुबान अपने भाइयों को पूछ के, कि रो रही हैं राखियां कलाइयों को पूछ के, मैं होलियों में आऊंगा, दिवालियों में आऊंगा, मैं आऊंगा यूं आऊंगा कि दूर ही न जाऊंगा, थे द्वार बंद नेह के ये खोल के चला गया, मैं आ रहा हूँ लौट के ये बोल के चला गया, वो यूं गया चला गया, वचन ये यूं निभा सका है आज जाके आ सका, अभी तो चैन से इसे निहार भी सकी नहीं, अभी तो चैन से इसे दुलार भी सकी नहीं, कि गोद में लिटाने दो मुझे इसे सुलाने दो, कि गोद में लिटाने दो मुझे इसे सुलाने दो, कि बूढ़ी माँ का बूढ़ा मन अभी तलक नहीं भरा, रुको जरा। तो ये गीत था, इसके 2 बंद और है। जी तो स्वागत है। और क्या कुछ है जो हमारे और आपके जीवन में नहीं है, खासकर वो उन आयोजकों से कहना चाहता हूँ जो होली के कवि सम्मेलनों पर कहते हैं इसको थोड़ा हंसी मजाक का रहने दीजिए। इटावा से बिल्कुल नया विवाह हुआ और उसके बाद सरहदों पर लौट गए, जब वापस आए तो तिरंगा ओढ़ करके आए। क्या कुछ है जो हमारे और आपके जीवन में है पर उनके जीवन में नहीं है।
ये जिंदगी में प्रेम और उमंग देख ना सका, ये जिंदगी में प्रेम और उमंग देख ना सका, ये होली के गुलालो और रंग देख ना सका, किसी का सोल हो श्रृंगार भी बुला के थक गया, किसी के भाव थक गए, किसी का प्यार थक गया, किसी के स्वप्न कैद है तिहाड़ जैसी जिंदगी, अहिल्या सी लिए खड़ी पहाड़ जैसी जिंदगी, तू आएगा ये जिद लिए अड़ी रही, कि राम की प्रतीक्षा में शिला बनी खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही, अभी तो पायलों की छनछनाहटें सुनी नहीं, अभी तो कंगनों की खनखनाहटें सुनी नहीं, अभी तो दर्पणों ने भी श्रृंगार तक नहीं करा, रुको जरा रुको जरा रुको जरा रुको जरा। और फिर मुझे लगा कि ये कविता थोड़ा सा दुख की तरफ जा रही है, थोड़ा निराशावादी है। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अंतस में बेटा अपनी माँ को जरूर समझाता होगा कि माँ तुम्हें रोना नहीं चाहिए, सृष्टि पर जिसने भी जन्म लिया है मृत्यु तो उसकी तय है, रावण भी अमृत को प्राप्त नहीं कर पाया, पर शहीद पथ से जा रहे थे और रोडवेज बस ने कुचल दिया, एक वो मृत्यु और दूसरा वो बलिदान जिसमें राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान तिरंगा मिला। तो बेटा जरूर कहता होगा कि माँ तुम्हें रोना नहीं चाहिए, क्यों नहीं रोना चाहिए, हम कैसे लड़े, क्या माहौल रहा होगा। बेटा अपनी माँ को अंतस में आकर के क्या कहता होगा, न आस ही बची थी माँ, न सांस ही बची थी माँ, न खून ही बचा था, न जुनून ही बचा था माँ, मैं घिर गया था लाल शत्रु टोलियों के सामने, मार गया था लाल उनकी गोलियों के सामने, माँ मौत का नशा चढ़ा खुमार जैसे हो गया, माँ आँख के समक्ष अंधकार जैसे हो गया, यमराज सामने खड़े थे और बोलने लगे, वो अपनी मृत्यु पुस्तिका के पृष्ठ खोलने लगे, विधि का ये विधान है, कहा मुझे निभाना है, कहा कि वक्त तो आ गया है, साथ लेके जाना है, गिरी पड़ी थी लाश का भी खून खोलने लगा, बलाड़ला तुम्हारा यम से तन के बोलने लगा, बलाड़ला तुम्हारा यम से तन के बोलने लगा, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी तिरंगा सरहदों के पार लेके जाने दो, कि शत्रुओं की छातियों पे चढ़ इसे लगाने दो, बलाड़ला तुम्हारा यम के सामने नहीं डरा, रुको जरा रुको जरा रुको जरा रुको जरा, जो चक्रव्यूह थे रचे वो खोलते चले गए, माँ वंदे मातरम के बोल बोलते चले गए, माँ हो सके तो रोना ना, तू आंख को भिगोना ना, माँ लाडला अमर हुआ है, लाडला नहीं मरा, रुको जरा रुको जरा रुको जरा रुको जरा, अभी नहीं। मतलब मैं अभी सर मैं वो दृश्य सोच रहा हूँ, वो चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं कि क्या वाकया रहा होगा वहां पे, क्या सिचुएशंस रही होगी। सर मुझे वो चीज फील हो रही है कि क्या क्या चीजें, बस सारी चीजें एज्यूम कर रहा हूँ मैं। निश्चित रूप से। और इस कविता से मुझे जो देश का जितना नौजवान वर्ग है, बहुत सारे लोग ऐसे भी जो मेरी विचारों से या मेरी विचारधारा से सहमत नहीं भी होते हैं, वो भी इस कविता को पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं और मुझे शुभकामना के संदेश मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, किसी भी पार्टी का झंडा आपके दिमाग पर चिपका हो, मगर आपके सिर पर एक झंडा रहना चाहिए, वो निश्चित रूप से वो तिरंगा ही रहना चाहिए। तो उसके लिए मुझे अच्छा भी लगता है कि शायद अपने काम में 1-2% में सफल भी हो रहा हूँ। सर जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि आपने कुमार विश्वास जी के साथ, अनामिका जैन अंबर जी के साथ और उस हरिओम पवार जी के साथ कई बार मंचों पर आप रहे हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ कि जब पहली बार आपके साथ में इनमें से कोई भी थे, तब सर आपका एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा है? देखिए, ऐसा था कि ये अनुभव मेरा कुमार जी के साथ बहुत शानदार अनुभव है। मैं कलकत्ता से लखनऊ आया और लखनऊ में मैं पहुंचा करीब 4 बजे शाम को। तो मेरे पास फ़ोन आया डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी कानपुर के। तो वो बहुत स्नेह कर देते हैं, बहुत प्रेम भी करते हैं नौजवानों को, खूब उन्होंने अवसर भी दिए दैनिक जागरण में। तो मेरे पास फ़ोन आया, बोले बेटा कानपुर में एक कार्यक्रम है, क्या आप पहुंच सकते हो? हमने किसी कवि को बुलाया था पर वो नहीं आ पाए, उनकी फ्लाइट छूट गई थी तो वो नहीं आ पाए। मुझे पता चला तो मैं तुरंत यहाँ से 6 बजे निकल गया। मैं 6 बजे निकला, कानपुर पहुँचा तो मुझे लगा कि कवि सम्मेलन होगा। जब मैं कानपुर पहुंचा तो बड़े बड़े होल्डिंग लगे, उसमें डॉक्टर कुमार विश्वास जी का नाम। जो बाकी में 1-2 कवि थे, उन्होंने अब आकर मुझे समझाना शुरू कर दिया कि बहुत संभल के पढ़ना, वो डांट देंगे, वो नीचे भगा देंगे तुमको मंच से, ऐसा। तो जीवन में पहली बार थोड़ा सा मैं नर्वस हुआ। हाँ,
मगर फिर कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ, कवि सम्मेलन शुरू हुआ, तो कवि सम्मेलन चलता रहा। कुमार जी के अंदर ये था कि उन्हें लगता एक नया बच्चा है, एक नवोदित कवि है, तो वो मुझे बहुत सिक्योर जगह पर रखना चाहते थे। तो धीरे धीरे उन्हें विश्वास हुआ, फिर उन्होंने मुझे खड़ा किया मंच पर। तो जब मैंने कविताएं वगैरह पढ़ी तो एक क्षण ऐसा आया जब कुमार जी मेरे बगल में आके खड़े हो गए और मुझे साइड में किया। फिर उन्होंने एक शेर पढ़ा और कहा कि जो है आप पढ़िए, आपके पास समय ही समय है। और वो YouTube पर भी है वो सारी चीज़ें, वो वीडियो है। तो वो मेरे लिए बड़ा रोमांचित करने वाला था। तो मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने बड़े स्तर के कवि और वो इस तरह से किसी नवोदित कवि के लिए, एक नए कवि के लिए उठ कर के आएंगे और इतनी प्रशंसा करेंगे। तो ये निश्चित रूप से बहुत सुखद अनुभव था मेरे जीवन का। सर उसके बाद जब वहाँ से आप पढ़ के आए और उसके बाद आपके मन के ख्याल क्या थे आप जब वापस घर पे आए? मुझे नंबर दिया था भैया ने, कुमार जी ने, तो वो कहा था बात करना। तो एक साल तो देखिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ पाई उनसे बात करने की। फिर एक बार प्रबुद्ध सौरभ जी उनके साथ रहते थे, उनसे मेरी बातचीत हुई, फिर मैं मिलने गया। तो घर पे भी उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब ये मैंने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां रहती हैं जो उनसे अपॉइंटमेंट नहीं ले पाती हैं, पर अगर आप कवि हैं और आप मिलने जाते हैं तो मैंने देखा कि कई सारे नवोदित कवि, नए कवि, वो बड़ा आसानी से, ऐसा लगता है जैसे उनके परिवार का बच्चा है, वो बड़ी आसानी से मिल लेते हैं। तो ये एक अच्छा अनुभव था। इसके बाद में ये रहा कि वही कविताएं पहले भी पढ़ते थे, वही कविताएं रही, मगर जिन कविताओं को कुमार जी ने स्वीकृति दे दी वो कविताएं बड़ी बन गई। जब कविताएं बड़ी बन गई तो थोड़े बहुत हम भी बड़े बन गए। थोड़ा बहुत मानदेय बढ़ गया। आप पूरे भारत में आप प्रसिद्ध हैं। तो मानदेय भी बढ़ गया। तो वो अनुभव बड़ा सुखद था। सर जैसा कि आप सारे राज्यों में आपने पढ़ा है, अलग अलग राज्य में, सर ऐसा कोई ड्रीम मंच है जो आपका एक मंच रहा है, ड्रीम मंच आपका कोई? हाँ, मेरा एक मंच रहा है कि एक मंच ऐसा हो जब मैं कविता पढ़ रहा हूँ और नीचे नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी सुन रहे हो। सर ये भी देखने में बड़ा मजा आएगा। ये संयोग है मेरा ड्रीम। सर एक चीज़ ये भी मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जब आपके जहन में सर कविता या फिर गीत, गज़ल और ये शायरी वगैरह नहीं चल रही होती, तब सर आपके दिमाग में क्या चीज़ चल रही होती है? जब ये नहीं चल रही होती तो मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि मेरी जो ये गैया है इसको कौन सी दवा देनी है, मेरा ये कुत्ता है इसका कब ऑपरेशन कराना है। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा होता है। खाली टाइम पर रात में, चूँकि मंचों पर जाग के आदत पड़ गई है, 2-3 बजे से पहले नींद नहीं आती है, तो लगभग 12-1 बजे के बाद में मैं कोई ना कोई पुस्तक, चाहे वो सावरकर जी की पुस्तक हो या कोई ना कोई एक पुस्तक मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। जितनी मैं राष्ट्रवादियों की पुस्तक पढ़ता हूँ उतनी मैं वामपंथियों की भी पुस्तक पढ़ता हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि मुझे कब किस चीज़ का कैसे जवाब देना है। बड़ी अच्छी बात है सर। इससे आपने अभी जो बात कही, इससे 2 चीज़ें क्लियर हो गई। और वैसे तो मैं आगे पूछता आपसे, लेकिन पहली बात आपने जो करी कि गैयों को क्या चीज़ देनी है और बही कुत्तों को, सर जैसा आप सारे लोग जानते हैं कि आप एनिमल लवर हैं, इसके पीछे का क्या राज है, मतलब कहाँ से ये? हाँ देखिए, जो मूल रूप से कवि होगा जी, जो देखिए कई लोग क्या है कि इस कवि सम्मेलन के ग्लैमर को देख करके कवि बने, वो ग्लैमर के कवि हैं। कुछ लोग हैं जो मूल कवि हैं, जो जिन्हें माँ शारदे ने कहा है कि तुम्हें सिर्फ कविता ही करनी है। तो जो मूल रूप से कवि होते हैं उनके हृदय में दया, करुणा, भावनाएं अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक होती हैं। अगर ये नहीं होगी, अगर एक सैनिक की संवेदना को आप महसूस नहीं कर सकते हो, अगर आप कविता लिखते वक्त नहीं आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो आप जनता से उम्मीद नहीं कर सकते हो। अगर आपकी शिराओं में रक्त नहीं धधक रहा है तो आप जनता से उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं उन भावनाओं का जो विस्तार होता है वो ज़्यादा होता है। तो वो भावनाएं, देखिए मनुष्य के साथ तो है कि उसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो वो बेसहारा नहीं है अपवादों को छोड़ करके। पर ये जो जानवर हैं इनका तो कोई भी नहीं है, ईश्वर ने इन्हें बना के भेजा है, तो हम ही लोगों के सहारे। और फिर गाय तो हमारे धर्म में, हमारी सनातन सभ्यता में बहुत पवित्र मानी गई है। उनकी सेवा तो बताया जाता है कि जो है तुरंत मुक्ति दिलाती है व्यक्ति को हर तरीके के कष्टों से। तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें मन में थीं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी निरीह पशु की सहायता करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बड़ा सुखद अनुभव होता है मेरे लिए। सर दूसरी और एक चीज़ और है, जैसे इसको मैं बजट कैसे मैनेज करता हूँ। मेरे लेवल पे आप जितने भी कभी देखोगे लगभग सब आईफोन चलाते हुए आपको मिलेंगे जी। और लगभग 2 या 3 वर्षों में फ़ोन चेंज हो जाते हैं। मुझे कभी कभी वीडियो देखना होता है
और बाकी फ़ोन उठाना है, बात करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फ़ोटो आप जैसा कोई भाई मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं खींच करके भेज देता है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो वो जो होता है वो इन्वेस्टमेंट मैं उठा करके अपने जानवरों के प्रति कर देता हूँ। मतलब अपने आप से सेक्रीफाइस करके चीज़ों नहीं, मैं उसे सेक्रीफाइस समझता ही नहीं हूँ, मैं उसे फिजूल खर्ची समझता हूँ। अगर वो पैसा किसी के काम आ रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर है। और तो मतलब ये तो सर आपकी तरफ से एक चीज़ हो गई, युवाओं को भी ये चीज़ करनी चाहिए जो आजकल मतलब इस चीज़ में आना चाहते हैं, या फिर वैसे भी मतलब नॉर्मल किसी भी लोग। देखिए, अगर आप अपने एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले जाकर के भगवान को 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हैं तो बेहतर है कि आप एक रोटी गाय को साल भर खिलाइए। विश्वास मानिए 51 के प्रसाद से ज़्यादा फायदा देखिए। ये बड़ी अच्छी बात है सर। आप अपने शब्दों का चयन कैसे करते हैं अपनी कविता के लिए? देखिए, शब्दों का चयन मैं कई बार इस चीज़ को सोचता हूँ कि शब्द जितने सरल होंगे, शब्द जितने आसान होंगे, शब्द जितनी आम बोलचाल की भाषा के शब्द होंगे, वही उन्हीं शब्दों को मैं उठाने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी ये प्रयास नहीं करता हूँ कि मैं कविताओं को बहुत क्लिष्ट करूँ। मैं कई बार जो व्याकरण है उससे भी समझौता कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि कविता का जो मूल है वो उसके भाव, और भाव से अधिक मूल उसके विचार है। तो मैं उन विचारों से और उन भावों से समझौता नहीं करता हूँ। शब्दों का ये है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो जन सामान्य को समझ में भी आ जाए, और बिल्कुल मेले ठेले छाप शब्द भी ना रहे। मतलब एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के और एक PhD धारक तक शब्दों का संप्रेषण हो और वो मेरी बात को समझे। मुझे जैसा लगता है, मेरा जैसा मानना है कि आजकल के दौर में कोई भी लेखक, कोई भी कवि, वो इसलिए लिख रहा है क्योंकि उसे पैसा कमाना है उससे, या फिर उसे फेमस होना है। इस पे आपकी क्या सर? पहले जब कवि बनते थे तो वो पढ़ के कवि बनते थे जी, अब सुन के कवि बन रहे हैं। पहले किताबें कवि बनाती थी, अब यूट्यूब कवि बना रहा है। तो पहले तो उनसे मैं ये बात जरूर कहूँगा कि आपने जिस भी व्यक्ति का वीडियो देखा है, जिससे आप प्रभावित हैं, जिसको फॉलो करके आप कवि बन रहे हैं, या आपके मस्तिष्क में ज़्यादातर लोग सुनकर ही कवि बनते हैं, ख्याल आ रहा है, उसने जब 10 किताबें पढ़ी होंगी तो उसने एक गीत लिखा। मतलब आप सोचिए कि 10 किताबों का निचोड़ एक गीत में आया जी। आप एक गीत सुन रहे हो तो आपका जो निचोड़ होगा वो इतना सा बचेगा, आपका जो साहित्यिक पक्ष होगा वो इतना सा बचेगा। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले आप अध्ययन करें, पहले आप चीज़ों को पढ़ें। पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा, आपका शब्दकोश बढ़ेगा, आपका जो सोचने समझने की शक्ति है वो और विस्तार लेगी। जब आप इसको आ जाएंगे तब फिर आप लेखन में देखिए कि आप पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों से कैसे मिला सकते हैं, नई चीज़ों को पुरानी चीज़ों से कैसे मिला सकते हैं। इस तरह से आप एक अच्छी कविता लिख सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी कविता और अच्छी प्रस्तुति है तो आपको मंचों पर कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपके पास में ये दो चीज़ें नहीं हैं तो आप कितने भी संयोजन कर लो, कितने भी कवि सम्मेलन करवा लो, आपको मंचों पर कोई स्थापित नहीं कर सकता है। ये सब कुछ क्षणिक रहेगा, कविता दीर्घकालिक। बतौर कवि मैं आपसे पूछूं कि घर को छोड़ के, मतलब परिवार को छोड़ के, ऐसे कौन से कवि हैं जो आपको मतलब बहुत भाते हैं, आप बड़े इंस्पिरेशन मानते हैं आप एक तरीके से उन्हें? ऐसे कौन से कवि रहे? रामधारी सिंह दिनकर जी। हाँ, दिनकर जी का जो साहित्य है वो खुद में अद्भुत है। मतलब कई बार मैं खुद रोमांचित हो जाता हूँ उनको पढ़ करके, अद्भुत है। और कुछ लोगों ने दिनकर जी की कविताओं को अपनी स्वर में, अपनी आवाज़ में यूट्यूब पर भी डाला है। उन लोगों ने भी बहुत अच्छे अभिनय के साथ में डाला है, तो वो सुनना पढ़ना अद्भुत होता है खुद में। उनकी कौन सी ऐसी कविता है जो? रश्मि रथी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। और रश्मि रथी का जो सबसे मूल रूप ये है कि देखिए, उन्होंने ये पहली बार ऐसा हुआ कि कर्ण के अंदर नायकत्व का प्रवेश दे दिया। तो निश्चित रूप से दिनकर जी की कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। इसके अलावा श्याम नारायण पांडे जी की कविताएं बहुत अद्भुत हैं। और इस कवियों में और जो आधुनिक उसमें है तो डॉक्टर राजेंद्र राजन जी के गीत बहुत शानदार रहे। और सभी कुंवर बेचैन जी, नीरज जी, सभी को सुना है, पढ़ा है। तो निश्चित रूप से मैं एक अच्छा श्रोता भी हूँ। ये हाँ, सबसे कई बार जो अभी नए कवियों में भी कुछ ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा साहित्य लिखा है, बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, गज़लें लिखी हैं, तो उनको भी मैं कभी कभी जब
फ्री होता हूँ तो सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है। जितना अच्छा सुनाना लगता है उतना अच्छा सुनना भी लगता है। और शायद मेरे अकॉर्डिंग में यही है कि जो हमारे युवा हैं उनको लिखना से पहले पढ़ना और सुनना चाहिए। सर एक ये चीज बताइए आपकी, क्या चीज ज्यादा हम लोगों को हमारे लिए जो है क्या चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जैसे नए कवियों के लिए या नए लेखकों के लिए, कि वो ज्यादा सुने यूट्यूब के माध्यम से या फिर कहीं और माध्यम से? ज्यादा पढ़ें। और ऐसी कौन सा मतलब पहला कवि ऐसा आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए जो पहली बार मतलब अगर वो किताब उठाएं तो उन्हें पढ़े, जो बहुत ज्यादा कठिन भी ना लिखे और बहुत ज्यादा सरल भी नहीं? देखिए ये तो ऐसा है ना कि आप किस तरह की, मतलब ये अपना बड़ा व्यक्तिगत मामला है। किसी को आप ये नहीं कह सकते हैं कि इनमें से अच्छा कवि कौन है, उस तरह से आप ये भी नहीं बता सकते हैं कि इन कविताओं में अच्छी कविता कौन सी है। तो आप जब पढ़ेंगे, 2-4 किताबें पढ़ेंगे कविताओं की, आप जो पुस्तक मेले लगते हैं उसमें जाकर के किताबें लेंगे तो आपको धीरे धीरे खुद ही आपका मन बता देगा कि आपको कौन सा रस अच्छा लग रहा है, किस तरह की कविता अच्छी लग रही है, छंद अच्छे लग रहे हैं, नवगीत अच्छे लग रहे हैं, मुक्तक अच्छे लग रहे हैं, क्या अच्छे लग रहे हैं, वो आपका मन आपको बता देगा। फिर आप उसी दिशा में और अन्य किताबों को पढ़ना शुरू करिए। जब आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो पहली चीज़ तो आपके विचार बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके सोचने समझने का दायरा बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, आपका शब्दकोश अच्छा होगा। फिर आप लिखने का प्रयास करिए। जब आप लिखने का प्रयास करते हैं उसके बाद आप कवियों को सुनिए बढ़िया बहुत अच्छे से, फिर आप यूट्यूब पर आनंद लीजिए। पर यूट्यूब आपके मनोरंजन के लिए है, आपके ज्ञान के लिए नहीं है। वो किताब ही है, पुस्तक ही है। सर एक क्वेश्चन ये भी रहा, जैसे आपने लगातार ये चीज़ की व्याख्या की यहाँ पे कि बताया आपने कि सारे लोग जो है मतलब हमेशा से मतलब बचपन से ही चीज़ें बहुत अच्छी रही। कभी सर ऐसा आपके मन में नहीं आया कि नाना जी ने जैसे लिखा है और लगातार आपसे ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चल रही हैं और ऊपर के लिखा है, कभी आपके मन में ये नहीं आया यार मैं उन्हीं की पढ़ देता हूँ, क्या अपना लिखने बैठूंगा? ऐसा था कि मैंने अपने नाना जी को बहुत करीब से देखा था। वो मंची शुचिता के लिए बहुत समर्पित रहते थे और कवि सम्मेलन में उन्होंने बहुत सारे ऐसे और बहुत नामों की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा कैमरे के सामने, जिन्हें उन्होंने पहला अवसर दिया मंच पर लाने का। उनकी सिर्फ एक शर्त रहती थी, अगर आप मौलिक हैं, अपनी लिख रहे हैं तो हम आपको अवसर देंगे। तो अगर उनकी कविताएं, अगर उन्होंने ये नियम बना करके रखे थे तो उन्हीं का परिवार उन नियमों को कैसे तोड़ सकता? एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि ये आरोप मेरे ऊपर लगे कि ये तो अपने नाना की पढ़ते हैं, ये तो अपने नाना जी की पढ़ना शुरू करते थे। तो मैंने क्या किया कि कविताओं को त्वरित करना शुरू किया, या आप कह सकते हैं कि जो तत्कालिक विषय थे उन पर लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि नाना जी के समय तो वो विषय थे नहीं, जेएनयू था नहीं, बिल्कुल सही बात है, पुलवामा था नहीं, उरी हमला था नहीं। तो मैंने इस चीज़ को ये बदलाव किया। ये उन लोगों को एक जवाब भी था जो ये बातें कहते थे। तो ये 2 कारण थे जिनकी वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ, मैं मेरे कविता का प्रारंभ, अपने काव्य पाठ की शुरुआत अपने नाना जी की 4 पंक्तियों से करता हूँ, आज भी करता हूँ, नाम लेके करता हूँ। सर वो कौन सी 4 पंक्तियाँ हैं? हाँ, वो 4 पंक्तियां हैं कि देखते ही देखते गंवाया गया बंगू और वक्त हाथ आया तो मिलाया भी गया नहीं। 1.25 लाख शत्रुओं के शस्त्र डालने के बाद बंकिम धरा को अपनाया भी गया नहीं। दाहिर नरेश की वसुंधरा कराची पे झंडा ये तिरंगा लहराया भी गया नहीं। रोज राष्ट्रगान में पढ़ाया गया सिंधु किंतु हिंद मानचित्र में दिखाया ही गया नहीं। हिंद मानचित्र में दिखाया ही गया नहीं। तो ये कविता मेरी बड़ी पसंद की कविता रही और मैं इसी से अपनी भूमिका बनाता हूँ। बड़ी अच्छी है सर, बहुत अच्छी जोशीली, मतलब आप भी वो चीज़ लेते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे अभी कोई काम करने जाते हैं कि तो लोग कहते हैं कि एक पैक लगा लो और बढ़िया से एकदम करो, तो काइंड ऑफ वैसा ही। देखिए कवि सम्मेलन की जो प्रस्तुति है, ये जो लोग मंच पे अभी नए आएंगे उनके लिए है। बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि अगर 2 मिनट में आपने जनता को अपने प्रभाव में ले लिया तो आप 2 घंटे भी कविता पढ़ के आओगे। पर अगर वो शुरुआती 2 मिनट आप विफल हो गए, फिर आप चाहे 2 घंटे करो चाहे 3 घंटे करो, आप जनता को अपने प्रभाव में नहीं ले पाओगे। तो जो शुरुआती 2 मिनट है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें आपका गद्य सीमित सा, अच्छा सा, छोटा सा, और कोई ऐसी पंक्ति अगर आप पढ़ना चाहते हैं। मैं तो चूंकि नाना जी का नाम मैं रखना चाहता हूँ अपने साथ, इसलिए मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। नहीं तो आप एक अच्छी सी भूमिका जरूर आपके पास होनी चाहिए शुरुआत करने के लिए।
सर बड़ी अच्छी बात है ये चीज़ कि आप पुरानी चीज़ें, पुश्तैनी चीज़ें लेकर चल रहे हैं, पुश्तैनी नाम लेके नाना जी का चल रहे हैं। एक क्वेश्चन सर ये है कि जैसा आपने बताया कि आपने फर्स्ट ईयर से ही मंचों पर पढ़ना शुरू कर दिया था, कभी ऐसा हुआ कि आपके एग्ज़ाम और कभी कहीं का जो है कभी सम्मेलन क्लैश करा हो और घर वालों ने प्रेशराइज किया हो कि नहीं आज एग्ज़ाम देना है सर, ऐसा कब? मतलब जब इंटर का एग्ज़ाम था, इंटरमीडिएट में, मैंने एग्ज़ाम के 2 दिन पहले का और 3 दिन पहले का प्रोग्राम ले लिया। मतलब आज कभी सम्मेलन लिया है और परसों एग्ज़ाम था, तो घर पे तो बिल्कुल माँ भवानी जाग नहीं थी। मगर यही है, जब आप एक बार तय कर लेते हैं फिर आप किसी की नहीं सुनते हैं। तो सर मतलब आप वहाँ पे क्या पढ़ के तुरंत ये था कि मुझे घर जाना है, तुरंत निकलना है यहाँ से? नहीं, देखिए, अगर मुझे किसी आयोजक ने कहा है कि वो मुझे 10 बजे फ्री कर देगा और मैंने मेरी टिकट 12 बजे की करा ली है, कभी सम्मेलन 10 बजे शुरू हुआ तो मैं 12 बजे कहूँगा मुझे जाना है। नहीं तो मैं ये सोचता हूँ कि आप मंच पर आए हैं, आप अब मंच के सदस्य हैं, मंच का हिस्सा है, आपकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं जो हैं उन्हें किनारे रखिए। कवि सम्मेलन के शुरू से अंत तक आप यहाँ पर बैठिए। तो मैं बैठा, मैं 2 बजे कवि सम्मेलन समाप्त हुआ, 2 बजे पढ़ के फिर घर आया, फिर मैंने अपनी क्वेश्चन पेपर उठाई, पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया। कैसा रहा था सर वाला एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा रहा था। ठीक था। उस पर आपने वो तो नहीं किया ऐसे लोग करते हैं आजकल के नौजवान, 500 रुपये लगाते गए, मैं कभी सम्मेलन में गया था। देखिए, मेरे साथ ये भी था, मैं कई बार यूपी बोर्ड के बच्चों को मैं देखता था कि वो जब कोई जैसे कहते थे लॉन्ग आंसर लिखना होता था, विस्तृत उत्तरीय उत्तर लिखने होते थे, तो आधा तो उत्तर लिखते थे, फिर कहानी लिखना शुरू कर देते थे। मेरे साथ नहीं, मुझे जितना आता था मैं ईमानदारी के साथ उतना ही लिखता था और उसके बाद छोड़ देता था। आपने सर लगातार अपनी बातों में ये चीज़ जाहिर की कि रोल, मतलब वहाँ पे जब आप पढ़ रहे होते हैं तब एक नंबर आपको बहुत अहम भूमिका निभाता है। कौन सा ऐसा नंबर है, किस नंबर पे मतलब आपको लगता है कि वो बेस्ट नंबर है, वहाँ पे पढ़ना सबसे अच्छा होता है? देखिए, जो पहला नंबर है जी, पहला नंबर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, थोड़ा सा आसान भी होता है, मिला जुला होता है। मगर अगर आप पहले नंबर पर सेट हो जाते हैं, आप कवि सम्मेलन को उठाते हैं, तो जब अंतिम कवि पढ़ करके बैठेगा तो भी श्रोता आपसे आके कहेंगे आपने शुरुआत बहुत अच्छी की थी। वो एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर होता है। तो युवाओं, जमने वाले जो नंबर हैं वो 2 से 3, 4, 5 ये जमने वाले नंबर हैं। इन पर आने पर आपको, अगर आप सोचें कि कवि सम्मेलन को एक क्रिकेट मैच की तरह लें, तो इन पर आपको एक हिटर की भूमिका निभानी पड़ती है। इसके बाद के जो नंबर हैं वहाँ तक जो हो हल्ला वाली जो भीड़ होती है वो चली जाती है। उसके बाद में साहित्य की भीड़ बचती है, जो श्रोता है वो कविता सुनने वाले लोग होते हैं। फिर आपकी जिम्मेदारी बदल जाती है, फिर तालियां बजवाने से ज़्यादा आपको कविताओं पर फोकस करना पड़ता है। सर आपके अकॉर्डिंग मतलब जो आज हमारी हिंदी कविता है जी, इसे आप कहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे मतलब आपके नज़रिए से ये कहाँ पे है? जैसे बॉलीवुड एक तरफ और एक तरफ ये, और जो हमारे सुनने वाले हैं जो सिर्फ सुनते हैं, और इन चीज़ों में राष्ट्रवाद में इस चीज़ को सर आप कहाँ पे देखते हैं? इसका क्या लेवल देते हैं आपके नज़रिए से इसका क्या लेवल है? देखिए, जब आप हिंदी साहित्य की बात करते हैं, हिंदी कविता की बात करते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो हिंदी कविता ने, जिसे कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के लिए आधार तैयार किया है। जी, पहले तो साहित्य ने और कविताओं ने किया है, निश्चित रूप से उसमें बांग्ला भाषी कविताएं भी खूब रही, बांग्ला भाषी साहित्य भी खूब रहा, मराठी साहित्य भी खूब रहा, मराठी कविताएं भी खूब रही। हिंदी में जब से हिंदी से देश जुड़ा और हिंदी देश तक पहुंची, तो निश्चित रूप से अंग्रेजों के खिलाफ जो एक माहौल तैयार हुआ वो हिंदी से ही तैयार हुआ, हिंदी कविताओं से, हिंदी नाटकों से, हिंदी उपन्यासों से, हिंदी कहानियों से। तो निश्चित रूप से हिंदी साहित्य, हिंदी कविताओं ने राष्ट्रवाद के उदय में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, एक महत्वपूर्ण इनका काम रहा है। दूसरी बात, जब देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद अगर आप गद्य की तरफ जाओगे तो बहुत सारे ऐसे बड़े गद्यकार रहे जो सरकार के पक्ष में रहे, या जो भारत की मूल विचारधारा है उससे हटते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं वामपंथ का असर बहुत ज़्यादा रहा है, पर जो मंचों की कविताएं रहीं, जो मंचीय कविता रही, उसकी एक खासियत रही कि वो बड़ी कठोरता के साथ उन सभी विषयों का विरोध करती रही जो राष्ट्रवाद के सामने आ रहे थे,
या जिनके कारण राष्ट्रवाद की भावना कमजोर पड़ रही थी और देशद्रोहियों की जमातें आगे बढ़ रही थी। तो हिंदी साहित्य का स्वतंत्रता के बाद भी बहुत योगदान है। आज के समय पर यहाँ तक ये बात हकीकत है कि बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसका ग्लैमर अलग है, उसको सुनने वाले देखने वाले सब अलग हैं। कवि सम्मेलन भी छोटी नहीं है पर बॉलीवुड भी है। तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, आज मैं देखता हूँ डॉक्टर कुमार विश्वास जी को। आप कल्पना करिए कि ये जो रियलिटी शो आते हैं, रियलिटी शो पर खूब बड़े बड़े स्टार बुलाए जाते हैं, मगर जब कुमार विश्वास जी को बिठाया जाता है तो उसकी टीआरपी उस दिन की हाई होती है, वो उस समय की टीआरपी हाई होती है। तो मतलब कविता को सुनने वाले लोग, कविता को समझने वाले लोग, इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, उनमें भी ये समझ आ रही है कि हमें अपने बच्चों को क्या संस्कार देने हैं। हम अपने बच्चों को वो झूठा व्यक्तित्व देना चाहेंगे जिसमें वो सारा जीवन अभिनय में निकाल दे। वो लोग ये अपने बच्चों को सिखाएंगे कि जीवन मनोरंजन है या जीवन का हिस्सा मनोरंजन है। तो उससे लेकर के बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। एक स्वस्थ मनोरंजन की तरफ देश बढ़ रहा है। देश में बौद्धिक व्यक्तियों की, बौद्धिक विचार वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ख़ासकर देश का युवा कविताओं की तरफ लगातार अग्रसर है और लगातार बढ़ रहा है। अब जो लोग कविता सुनने वाले लोग हैं, जो लोग कविता पढ़ने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से उनसे मेरा एक निवेदन जरूर रहेगा कि यूट्यूब एक बड़ा माध्यम है और इस पर आप तक हमारी बातें पहुंचती हैं, मेरी खुद की भी चीज़ें पहुंचती हैं, हमारे विचार पहुंचते हैं। आप उन्हें बहुत मान सम्मान देते हैं, उसके लिए आप सभी का हम धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। पर उसकी शुचिता को बनाने का भी काम आप ही का है। तो कई बार ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जो साहित्य के नाम पर मजाक होती हैं, तो उसको ज़रूर थोड़ा सा उससे हमें बचना चाहिए। और वाकई मुझे लगता है आने वाले 5 से 10 वर्षों के बाद में जो प्रमुख उत्सव देश के होंगे वो हिंदी के होंगे, हिंदी कविता के होंगे। सर बहुत अच्छी बात है। ये हमारे दर्शकों के लिए कि जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, ये वाली वीडियो उन सारे लोगों के सीख रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद भले ही ना पूरी वीडियो को, लेकिन इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग पहुँचाएंगे भी। सर आपको टीवी शोज़ वगैरह में, कई समाचार चैनलों के माध्यम से और कविताओं वगैरह में खूब सुना, यूट्यूब पे देखा वगैरह गया है। सर हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ सुनने का मौका मिलेगा? हाँ बिल्कुल। ये जो वर्तमान का समय है, और आप विश्वास मानिए ये कविता शायद पहली बार जो वीडियो आ रहा है वो आप ही के चैनल से आ रहा है। ये कविता अभी बिल्कुल नहीं पढ़ी गई है। राम पर मैंने खूब लिखा है, खूब पढ़ा है, यूट्यूब पर मिलियंस, कई लाख लोगों ने उसको देखा है। एक कविता मैं अयोध्या पर पढ़ता हूँ क्योंकि आज अयोध्या सुर्खियों में है। अयोध्या अयोध्या अयोध्या, तो अयोध्या का बस छोटा सा इतिहास वहीं से बात रखता हूँ जी। चरणों को धोता है सरयू का पानी, चरणों को धोता है सरयू का पानी, है इक्ष्वाकु कुल की रही राजधानी। नगर जिसने संबंध देवों से जोड़ा, नगर जिसने संबंध देवों से जोड़ा था, रावण का अभिमान दशरथ ने तोड़ा। मनुदेव ने है बनाई अयोध्या, मनुदेव ने है बनाई अयोध्या, है सूरज के तप से सजाई अयोध्या। अयोध्या ने वर्षों का इतिहास देखा, अयोध्या ने महलों का वनवास देखा, अयोध्या ने वर्षों का इतिहास देखा, अयोध्या ने महलों का वनवास देखा। अयोध्या की महिमा कहां तक सुनाऊं, अयोध्या की महिमा कहां तक सुनाऊं, है शासन चलाते जहां पर खड़ा हूं, है शासन चलाते जहां पर खड़ा हूं, है उत्तर से लेकर के दक्षिण धर्म तक। अयोध्या की महिमा है रामेश्वरम तक, सुनो लोकतंत्री ये भाषा नहीं है, अयोध्या ही ऋषियों की कुटिया गई है। अयोध्या के प्रण लक्ष्य से कब है चूके, है पत्थर में इसने नए प्राण फूके, है पत्थर में इसने नए प्राण फूके। थे पकवान महलों के ठोकर पे आए, अयोध्या ने जाबेर शबरी के खाए। है देवो असुर में अयोध्या की जय जय, अयोध्या ने देखी नहीं है पराजय, अयोध्या ने देखी नहीं है पराजय। अपकर्ष उत्कर्ष दोनों ही देखे,
थे अपकर्ष उत्कर्ष दोनों ही देखे, थे संघर्ष और हर्ष दोनों ही देखे, है गुरुओं का अभिमान सम्मान देखा, है कितनों का स्नेह था बलिदान देखा। ये महिमा जो इतनी विराजित हुई है अयोध्या, जो इतनी प्रकाशित हुई है, ये महिमा जो इतनी विराजित हुई है अयोध्या, जो इतनी विराजित हुई है, ये खिलता उजाला ये दीपों की माला, ये खिलता उजाला ये दीपों की माला, हम ही जानते हैं ये कैसे संभाला, हम ही जानते हैं ये कैसे संभाला। कितने ही खिलजी थे बाबर थे आए, कितने ही खिलजी थे बाबर थे आए, मगर इसके संकल्प पर टिक न पाए। थे मंदिर गिरे आस्थाएं खड़ी थी, हाँ इसकी विरासत बहुत ही बड़ी थी। सुनो नस्ल कल की भी तुमसे कहेगी, अयोध्या हमारी अयोध्या रहेगी, अयोध्या हमारी अयोध्या रहेगी। अयोध्या की माटी का कड़कड़ है दुर्जय, अयोध्या ने देखी नहीं है पराजय। कि बजरंगियों के यहाँ दल खड़े हैं, कि बजरंगियों के यहाँ दल खड़े हैं, यहाँ ठाकरे और सिंघल लड़े हैं। मसरियों की लहरें हुई कब विकल है, यहाँ बाबरी सोच होती विफल है। यहाँ पर तपस्या यहाँ साधना है, यहाँ मंत्र की दिव्य आराधना है आंगन में जिसके खिला ये कमल है, कि जिसके इरादे अटल थे अटल हैं, कि जिसके इरादे अटल थे अटल हैं। जहाँ दिव्यता भव्यता बस्ती घर घर, जहाँ दिव्यता भव्यता बस्ती घर घर, जहाँ भाषणों में है मुरली मनोहर, अयोध्या ने माँ बन के फैलाई गोदी, तो इस पे विराजे हैं मोदी और योगी। अयोध्या ने माँ बन के फैलाई गोदी, तो इस पे विराजे हैं मोदी और योगी। जिन्हें जन्मभूमि थी प्राणों से प्यारी, जिन्हें जन्मभूमि थी प्राणों से प्यारी, जन्मभूमि थी प्राणों से प्यारी, यहीं आके जूझे थे भाई कोठारी, यहीं आके जूझे थे भाई कोठारी। यहाँ के लिए जब बढ़े आतताई, यहाँ के लिए जब बढ़े आतताई, पराजय थी हिंदू नरेशों ने पाई, तो हथियार लेकर के नागा बढ़े थे, तो हथियार लेकर के नागा बढ़े थे। नरेशों से ज्यादा अखाड़े लड़े थे, नरेशों से ज्यादा अखाड़े लड़े थे। अयोध्या में कायर भी हो जाए निर्भय, अयोध्या ने देखी नहीं है पराजय, अयोध्या ने देखी नहीं है पराजय। न ये पराजय देखी है, न ये पराजय आगे कभी देखेगी। निश्चित रूप से 25 तारीख के बाद में हम सभी लोग अयोध्या चलें, भव्य दिव्य दर्शन करें और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी अच्छी कविता आपने पढ़ी और हमारे श्रोताओं को सबसे पहले ये चीज़ सुनने का मौका मिलेगा, और सभी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत आभार। ऐसे ही अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखने के लिए सफर अल्फाज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं आयुष आकाशी।